नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। आइए सुनते हैं डॉक्टर KVVS गौतम की लिखी हास्य कहानी चित्रगुप्त की अदालत में। नाम गौतम, काम संपादन, मृत्यु अकस्मात। संचिका में मात्र इतना ही दर्ज था। प्रिय चित्रगुप्त, ये मैं क्या देख रहा हूं? इस मानव की संचिका अधूरी क्यों है? भगवान श्री ने चित्रगुप्त से प्रश्न किया। क्षमा कीजिए भगवान, चित्रगुप्त ने अचकचाते हुए बताया। ये मानव अकस्मात ही मृत्यु लोक से पधारा है, इसीलिए इसकी संचिका। परंतु आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने के लिए तो तुम्हारे यहाँ पूर्ण व्यवस्था रखी गई है। भगवान श्री ने चित्रगुप्त से अपना असंतोष व्यक्त किया। आप सत्य कह रहे हैं भगवान, चित्रगुप्त ने विनयपूर्वक स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया। तथापि होली के अवसर पर हमारे अधिकांश कर्मचारी अवकाश पर गए हुए हैं, इसीलिए। परंतु एक साथ सबको अवकाश भी तो तुम्ही ने ही दिया होगा वत्स। क्या तुमने ऐसी स्थितियों का पूर्वानुमान? नहीं भगवान, परंपरा के अनुसार मैंने भी अपने कुछ विशेष प्रिय कर्मचारियों को ही होली पर अवकाश दिया है, परंतु शेष ने अप्सराओं के साथ फाग खेलने के लिए बीमारी का बहाना करके। ठीक है, अब ये तो बताओ कि इस समय किया क्या जाए? इस मानव को यदि और अधिक प्रतीक्षारत रखा जाएगा तो ये अपने मन में क्या सोचेगा हमारी व्यवस्था के बारे में? इसके लिए चिंतित ना हो भगवान, ये मृत्यु लोक का प्राणी भारत भूमि से यहाँ पधारा है। सुना है वहां इनके अपने कार्यालयों में ऐसी अव्यवस्था सामान्य सी बात मानी जाती है। निस्संदेह ऐसी अव्यवस्थाओं का इसे पूर्ण अभ्यास होगा। चित्रगुप्त ने भगवान श्री को विचलित होते देखकर उन्हें सहज करने का एक क्षीण सा प्रयास किया। तथापि चित्रगुप्त, हमें कुछ तो करना ही चाहिए। कर्मचारियों के लौटने तक हम। भगवान श्री अचानक कुछ विचार करने के लिए चुप हो गए। क्षणांश बाद उन्होंने कहा, तुम एक काम करो, इस मानव का साक्षात्कार लेकर इसकी संचिका को पूरा करके पहले इसके पाप पुण्य का लेखा जोखा निकाल लो। उसके पश्चात तुम स्वयं इसे स्वर्ग अथवा नरक में छोड़ आओ। आशा है कि वहां ऐसी परिस्थितियां नहीं होंगी। जो आज्ञा भगवान। चित्रगुप्त ने संचिका उठाकर बगल में दबाई और अपने कक्ष में प्रवेश किया। वहां बैठे प्रतीक्षारत मानव ने चित्रगुप्त को देखकर कहा, बहुत देर कर दी आपने। क्षमा कीजिएगा बंधुवर, आपके इस अनायास आगमन के लिए हम तत्पर नहीं थे, इसीलिए। कोई बात नहीं, अब आप किंचित कृपा करें और अपनी कैंटीन से एक कप कॉफी और एक पैकेट सिगरेट मंगवा दें। जमा जमाया मूड उखड़ गया है। क्षमा करेंगे बंधुवर, हमारे यहाँ मृत्यु लोक के विशिष्ट व्यसन तो उपलब्ध नहीं होंगे। हाँ, कहीं तो सोमरस प्रस्तुत करूं? सोमरस यानी व्हिस्की? इंपोर्टेड है? मानव का चेहरा चमक उठा। इंपोर्टेड, ये क्या होता है? क्या ये संस्कृत का शब्द है? चित्रगुप्त ने असमंजस में आकर पूछा। अरे, इंपोर्टेड भी नहीं जानते? मानव ने चित्रगुप्त की अज्ञानता पर क्षोभ व्यक्त किया। इंपोर्टेड यानी विदेशी, और ये शब्द आंग्ल भाषा का है, हमारे देश के अभिजात्य वर्ग द्वारा बोली जाने वाली भाषा। वहां इसे बच्चों को घुट्टी में मिलाकर पिलाया जाता है, जिससे वे बड़े होकर भूल से भी हिंदी के माया मोह में न पड़ने पाएं। बंधुवर, यहाँ तो मात्र हमारे देवलोक की ही वस्तुओं का प्रयोग होता है। चित्रगुप्त ने मानव की संचिका को शीघ्रता से निपटाने के लिए उसे बीच में ही टोका। अगर आप चाहें तो। क्या आपके देवलोक में भी उदारीकरण के विरोध में स्वदेशी की क्षुद्र राजनीति चल रही है, या आप लोगों में आधुनिक बनने की चाह नहीं है? अच्छा छोड़िए, जो है वही पिलाइए। चित्रगुप्त ने अपनी मेज की दराज में से सोमरस की बोतल और एक स्वर्ण पात्र निकालकर मानव के सामने रख दिया। आप नहीं लेंगे? एक ही पात्र देखकर मानव ने चित्रगुप्त से पूछा और फिर मुस्कुराकर खुद ही बोला, शायद आपके देवलोक में भी ड्यूटी के समय नहीं पीने का नियम है, पर हमारे यहाँ तो कुछ कर्मचारी पीकर ही ड्यूटी पर आते हैं,
इससे उन्हें अपने साहब को गरियाने का विशेषाधिकार। आप औपचारिकता को ध्यान में न लाएं और निसंकोच इसका सेवन करें। चित्रगुप्त के स्वर में सामने पड़ी संचिका के निष्पादन की व्यग्रता स्पष्ट दिखाई दी। आप निश्चिंत रहें, मानव ने बोतल से पात्र में सोमरस भरते हुए चित्रगुप्त से कहा। मैं आधुनिक युग का मसीजीवी हूं। हम लोग फोकट की मिलने पर संकोच को अपने पास तक नहीं फटकने देते। आपसे क्या छुपाना, और फिर ये सत्य तो आज सभी जानते हैं कि हम लोग फोकट की पिलाने वालों के ही लिए लिखते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र का आज ये मुख्य आकर्षण है। चित्रगुप्त ने वार्तालाप को विराम देने के विचार से कोई टिप्पणी नहीं दी। चित्रगुप्त की उदासीनता को परखकर मानव ने पात्र को होठों से लगाया तो अवसर पाकर चित्रगुप्त ने बात छेड़ी। बंधुवर, आपके जन्म से लेकर कुछ काल पूर्व तक की समस्त सूचना हमारे पास उपलब्ध है, परंतु आपके ताजा कर्मों की सूचना अपेक्षित है। विशेषकर आपके अकस्मात इस तरह अनाहूत उपस्थित होने के संदर्भ में हमारे मन में विशेष जिज्ञासा हो रही है। कृपया आप हमें इस विषय पर सब कुछ सविस्तार बताएं, जिससे हम अविलंब यहाँ देवलोक में आपके ठहरने की समुचित व्यवस्था करने में समर्थ हो सकें। तभी चित्रगुप्त ने मानव को बुरा सा मुंह बनाते देखा तो व्यग्रता के साथ पूछा, बंधुवर, क्या हमारा सोमरस आपकी इंपोर्टेड व्हिस्की की तुलना में बेस्वाद है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वास्तविकता ये है कि फोकट की पीते समय मात्र पीने पर ध्यान रखना ही लाभकर होता है, और आप उस सब के बारे में पूछ रहे हैं जिसे इस समय तो कम से कम मैं कतई याद नहीं करना चाहता हूं। मानव ने बुरा सा मुंह बनाकर चित्रगुप्त को दो टूक जवाब देकर अपने पात्र को पुनः मुंह से लगा लिया। मानव के इस उत्तर से चित्रगुप्त को पसीना छूटने लगा। मानव की संचिका पूरी न कर पाने पर भगवान श्री के रोष की कल्पना से उसका हृदय विचलित होने लगा। तभी उसका ध्यान मानव की ओर गया, जो पात्र को खाली कर उसे पुनः निसंकोच भर रहा था। सोमरस के प्रति मृत्यु लोक के प्राणियों में बढ़ रहे आकर्षण पर कुछ समय पूर्व भगवान श्री द्वारा व्यक्त चिंता का भी उसे स्मरण हो आया। उसने मानव को आवश्यक सहयोग के लिए तैयार करने के उद्देश्य से उसे ललचाया। संकोच को त्याग कर पिए, सोमरस पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। चित्रगुप्त की बात सुनकर मानव का चेहरा अनायास खिल उठा। उसने एक सांस में पात्र को खाली कर उसे पुनः भरते हुए निसंकोच कहा, एक दो बोतल जाते समय साथ कर दीजिए तो। चित्रगुप्त को मानव की ये मांग उत्कोच के समान लगी, परंतु संचिका को पूरा करने की अपनी विवशता को ध्यान में रखकर उसने अपने स्वर में मिठास घोलते हुए कहा, अवश्य बंधुवर, अभी यदि आपकी तृषा शांत हो गई हो तो अपने बारे में कुछ बताने का कष्ट करें। आशा है कि अब आपका मन, जिसके लिए आप कुछ मूड ऊड जैसा कुछ कह रहे थे, जम गया होगा। अब तो मूड जमा ही रहेगा, सोमरस जो है, मानव ने चहक कर कहा। मैं भारत सरकार के एक सार्वजनिक संस्थान का अधिकार विहीन अधिकारी हूं, जहां राजभाषा अधिनियम की बाध्यता के कारण राजभाषा में एक पत्रिका निकालने की व्यवस्था महसूस की जा रही है। इस हेतु उसे एक ऐसे संपादक की आवश्यकता है जो पत्रिका निकालने की खाना पूरी करता रहे। पता नहीं कि पत्र पत्रिकाओं में छपी हमारी कुछ रचनाओं के कारण हमें आला दर्जे का साहित्यकार मानकर अथवा पत्रिका के लिए सस्ते रचनाकारों की अनुपलब्धता की स्थिति में हर अंक के समस्त पृष्ठों को भर सकने की हमारी संभावित क्षमता का अंदाज कर हमें इस पत्रिका के संपादन का कार्यभार दे दिया गया। नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है और उस पर राजभाषा के प्रति मन में अगाध प्रेम। तो महोदय, ऐसे में कार्यालय में निश्चित समय के बाद भी कार्यरत रहना स्वाभाविक है। कल भी मैं होली के अवसर पर पत्रिका का एक विशिष्ट और संग्रहणीय अंक निकालने की संभावनाओं पर विचार कर रहा था। शाम हो चुकी थी, सभी सहयोगी जा चुके थे, परंतु मुझे इसका आभास तब हुआ जब सहसा पावर कट हुआ और कमरे में गहरा अंधकार छा गया।
मैंने अपनी दिन भर की थकी आंखों को बंद किया और धैर्य के साथ जनरेटर से करंट दिए जाने की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ क्षणों के बाद जब कक्ष में फिर से लाइट आई तो मैंने पाया कि मैं अपने कमरे में अकेला नहीं हूं। मेरे चारों ओर कुछ युवक युवतियां भीड़ लगाकर खड़े हैं। उनकी मुख मुद्रा आक्रामक थी। मैंने उनसे घबरा कर पूछा, आप लोग मेरे कक्ष में किस लिए? हम लोग नवोदित लेखक वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, एक युवक ने आगे निकलकर कहा। हमें आपके बारे में अनेक आरोप सुनने में आए हैं। हम लोग आज आप पर मुकदमा चलाने आए हैं। आरोप सही पाए जाने पर हम लोग आम सहमति से आपको सजा सुनाएंगे। दो मोटे ताजे युवकों ने मुझे जबरन उठाकर कमरे के एक कोने में अभियुक्त की तरह खड़ा कर दिया। भीड़ में से एक युवक ने मेरी कुर्सी पर बैठकर जज की भूमिका निभाते हुए उपस्थित भीड़ से कहा, पहला मुकदमा पेश हो। भीड़ के बीच से निकलकर एक नवयुवती आगे आई और बोली, मिलॉर्ड, ये दुष्ट संपादक मेरा अपराधी है। इसने न केवल मेरी बल्कि मेरी रचनाओं की भी खूब हंसी उड़ाई है। कोई सबूत है क्या आपके पास? जज की भूमिका निभा रहे युवक ने उस नवयुवती को प्रभावित करने के लिए अपने चेहरे पर आवश्यक गंभीरता उड़ते हुए पूछा। हाँ मिलॉर्ड, नवयुवती ने अपने बैग से कागज का टुकड़ा निकालकर कहा, ये देखिए, इस दुष्ट संपादक ने किस तरह मेरी और मेरी रचना की हंसी उड़ाई है। उपस्थित लोगों की सुविधा के लिए आप इसका पत्र पढ़कर सुनाएं। इसके अपराध की पृष्ठभूमि को समझने के लिए आप अपने पत्र की जानकारी भी दें। जज की भूमिका कर रहे युवक ने अपने स्वर में शहद घोलते हुए कहा। नवयुवती ने सस्वर पहले अपना पत्र पढ़ा। कर जोड़े विनती करूं संपादक श्रीमान, मेरे होली लेख पर किंचित देकर ध्यान अपेक्षित मदद करेंगे। कॉमा फुल स्टॉप जहां न हो दे देंगे। नई लेखिका हूं, स्थापित मुझे कीजिए। मुझे पत्रिका में थोड़ी सी जगह दीजिए। मिलॉर्ड, मेरे इस निवेदन के उत्तर में इस दुष्ट संपादक ने जो लिखा है, अब उसे सुनिए। प्रिय लेखिका महोदया, धन्य हमारे भाग्य, हम विभोर हैं देखकर साहित्यिक अनुराग मदद को ही बैठे हैं। जरा दीजिए ध्यान बात जो हम कहते हैं। कॉमा फुल स्टॉप भेजिए बस कागज पर, फिट कर पाए लेख एक हम जिसके ऊपर। पत्र पढ़ते हुए नवयुवती ने अपने आंचल से बार बार अपनी आंखों को पोंछ पोंछ कर उपस्थित भीड़ के साथ साथ मुझे भी खासा प्रभावित कर दिया। जज बने युवक ने भी नवयुवती से प्रभावित होकर उसकी प्रेषित रचना की स्तरीयता को परखना सर्वथा अनावश्यक समझा और किसी सफाई का मौका दिए बिना ही मुझे अपराधी घोषित कर दिया। उसके निर्णय का सभी ने तालियां बजाकर स्वागत किया। सजा का निर्णय सब मुकदमों की सुनवाई के बाद किया जाएगा। अगला मुकदमा पेश किया जाए। आप लोग शांत होकर सुने। जज महोदय ने तालियां पीट रही उस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ऊंची आवाज में टोका। एक नवयुवक भीड़ से निकलकर जज के सामने आया और बोला, मिलॉर्ड, ये संपादक कविता के मूल स्वरूप को मिटाने के पीछे पड़ा है। ये बेहतर पारिश्रमिक का लोभ दिखाकर कवियों को क्षणिकाएं लिखने के लिए प्रेरित करता है। कोई सबूत? जज बने युवक ने जिज्ञासा की। जी हां मिलॉर्ड, इसने मुझे मेरी कविता को अस्वीकृत कर लौटाते हुए जो कुछ लिखा है, आप उस पर गौर करें। प्रिय कवि जी, बात मेरी ध्यान से लगाएं। लिखते हैं व्यर्थ आप लंबी कविताएं। पत्रिका के नियमों पर आपका न ध्यान है। फी कविता मानधन देने का प्रावधान है। कविता प्रत्येक जब समान ही धन पाए, लेखनी को ज्यादा कवि किस लिए घिसाए। इतना सुनते ही भीड़ से मारो मारो की आवाज उठने लगी। संभवतः उस भीड़ में कविता की इस गंभीर विधा के विरोधी अधिक थे। उस कोलाहल में मेरे लिए ये समझा पाना कतई संभव नहीं था कि मेरे मित्रों, जरा मेरी मजबूरी को समझो। 40 पृष्ठों की पत्रिका में आप कवियों के महाकाव्यों को न छाप पाने की विवशता को समझो। परंतु उस भीड़ के आक्रामक तेवर देखकर
भय से मेरे मुख से विरोध का एक भी शब्द तो दूर, एक चूं भी नहीं निकली। ये आरोप भी सिद्ध हुआ। मुझे खामोश देखकर जज ने सफाई में कुछ कहने की औपचारिकता का भी निर्वाह अनावश्यक समझकर अपना स्पष्ट निर्णय सुनाते हुए भीड़ को संबोधित किया। अगला मुकदमा किस रचनाकार का है? भीड़ को चीरकर एक सिंह की आसा कविनुमा चेहरा सामने आया। मिलॉर्ड, इस संपादक ने मेरी समाजवादी कविता की ऐसी तौहीन की है कि आज भी उसको याद करते ही मेरा खून खौलने लगता है। एक दिन जब मैंने इसी कक्ष में इससे मिलने के लिए प्रवेश किया और इसने मुझे देखकर कहा, कहिए, तो बस मिलॉर्ड, मैं इसे अपनी वह कविता सुनाने लगा जो मैं इसे देने आया था, परंतु इसने बीच में ही टोक कर, कृपया आरोप को स्थापित करने के लिए अपनी कविता की वे लाइनें सुनाइए जिन्हें सुनकर इसने आपको बीच में ही टोका था। तभी भीड़ में से किसी ने उस कवि को टोका। इस पर जब जज बने युवक ने भी अपनी सहमति दे दी तो कवि महोदय ने अपनी कविता की ये पंक्तियां सस्वर सुनाईं। ये क्या हो रहा है मेरे साथ, जब भी लेता हूं मैं सांस, सीने में चुभती है फांस। एक अजीब सा दर्द है जो मरोड़ता है पेट, उबकाई आती है। ये पंक्तियां सुनाते सुनाते वह कवि भावानुसार वही भंगिमाएं बना रहा था जो उस दिन वह मेरे कक्ष में बना रहा था और जिन्हें देखकर मुझे लगा था कि वह किसी भी क्षण वमन कर देगा। परंतु इसके पहले कि मैं अपनी गलती को स्वीकार करता और उससे, जज से और भीड़ से क्षमा याचना करता, उसने जज और उपस्थित भीड़ से कहा, बस मिलॉर्ड, इसने मेरी कविता यहां तक सुनकर मुझे रोक दिया और नकली गंभीरता दिखाते हुए कहा, ए मेरे मित्र, ए मेरे भाई, गलत जगह आकर निज व्यथा है सुनाई। पूर्व संपादक जी जो दिया करते थे होम्योपैथी दवाई, रचनाओं की ओवरडोज से होकर त्रस्त कर गए हैं प्रस्थान। अन्यत्र खोली है उन्होंने दुकान, कर रहे हैं कमाई, सिर्फ एक शर्त है लगाई, उनकी कविता सुनने वाला ही पाएगा मुफ्त दवाई। जो करेगा इस बात पर ऐतराज, उसे देना होगा दवा का डबल चार्ज। मैं डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी हूँ, सर्वथा लाचार, तेरा क्या करूं उपकार। पूर्व संपादक की दुकान का या तो ले लो मुझसे पता, या फिर मेरे भाई किसी और डॉक्टर को जाकर दिखा। जैसे ही वह कवि शांत हुआ, मेरा मन किया कि मैं चिल्लाकर उससे क्षमा मांगकर सबके समक्ष ये स्पष्ट स्वीकार कर लूं कि मैं उसकी समाजवादी कविता के मर्म को समझ नहीं पाया था और मैंने उसे एक रोगी समझकर ही नेक दिल से सलाह दी थी। परंतु तब तक उस समाजवादी कवि ने भीड़ को इस कदर प्रभावित कर दिया था कि सब शेम शेम कहते मेरी ओर झपट पड़े। जज की भूमिका निभा रहे युवक ने बड़ी मुश्किल से उस भीड़ को नियंत्रित किया और उसे ये कहकर समझाने का प्रयास किया, कृपया शांत रहें और अदालत की कार्रवाई चलने दें। इसे दंड देने का अवसर आपको अवश्य ही मिलेगा। कृपया धैर्य रखें। निसंदेह अभी आप लोगों में से कई और लोगों के पास भी इसके विरुद्ध शिकायतें होंगी, उनको भी अपनी बात विस्तार से यहाँ कहने का मौका मिलना चाहिए। तभी भीड़ के पीछे से एक वृद्ध पुरुष की आवाज सुनाई दी, मेरे बच्चों, मैं बहुत दूर से आया हूँ, वृद्ध हूँ, कृपया अगला मौका मुझे दें। कौन है? जज बने युवक ने आवाज दी। कृपया सामने आकर अपनी बात कहें जिससे आपकी शिकायत पर गौर किया जा सके। भीड़ को चीरकर वह वृद्ध पुरुष जज के सामने उपस्थित हुआ। मुझे उसकी सूरत कुछ जानी पहचानी लगी। ध्यान से देखा तो पाया कि वह वृद्ध मेरे ससुर जी थे। मैं उन्हें वहां देखकर जहां चौंका, वहीं मन ही मन मुझे घबराहट भी होने लगी कि अब इन्हें मुझसे क्या शिकायत हो गई। मैंने उन्हें प्रणाम किया, जिसे उन्होंने सर्वथा अनदेखा कर दिया और जज से बोले, बेटा, ये संपादक मेरा जमाता है। संपादक बनने के बाद इसके असली रंग ढंग सामने आ रहे हैं। इसे मैंने पत्र लिखकर सूचित किया कि मैं इसकी पत्नी को भेज रहा हूं, तो इसने मुझे जो जवाब दिया उससे इसकी कलई खुल गई है। ये मेरे साथ साथ मेरी बेटी का भी गुनहगार है। आप लोग ही अब इसका फैसला कीजिए। जज से पहले ही
भीड़ में से कुछ लोगों ने उनसे मेरे अपराध का खुलासा करने का आग्रह किया। जज बने युवक ने भी उनसे सहमत होते हुए मेरे ससुर जी से निवेदन किया, आप विस्तार से इसकी हरकत पर प्रकाश डालें ताकि आपके साथ पूरा न्याय किया जा सके। सबके आग्रह पर मेरे ससुर जी ने अपने कुर्ते की एक जेब से पहले अपना चश्मा निकालकर अपनी आंखों पर चढ़ाया और फिर दूसरी जेब से एक कागज निकालकर पढ़ने लगे। यूं भी पढ़ पढ़ कर इसे माथा होता गर्म, गद्य लिखा या पद्य है, समझ परे ये मर्म, समझ परे ये मर्म, बात ये गांठ सहेजें, सीधी सादी हमें नई एक रचना भेजें। रचना यदि मन को भाई तो अपना लेंगे, वरना उसे सखेद आपको लौटा देंगे। ससुर जी जैसे जैसे पत्र पढ़ रहे थे वैसे वैसे मेरे चेहरे की रंगत उड़ती जा रही थी। हाय, ये फगुनाहट के असर में क्या लिख दिया। पत्र समाप्त होने पर मैंने क्षमा याचना के लिए मुंह खोलना ही चाहा था, तब तक सजा देने के लिए आई रचनाकारों की वह भीड़ अपना धैर्य खोकर मारो मारो कहती मेरी ओर झपट पड़ी। मैं भीड़ के उग्र तेवर देखकर भय से बेहोश हो गया। उसके बाद क्या हुआ मैं नहीं जानता। जब आंख खुली तो अपने आप को देवलोक में आपके सामने पाया। मानव का स्वर अपनी कथा के अंत तक आते आते कड़वाहट से भरने लगा था, अतः कथा को समाप्त करते ही वह निसंकोच पुनः अपने खाली पात्र में सोमरस ढालने लगा। चित्रगुप्त एक निपुण आशुलिपिक की तरह उस मानव की कथा का एक एक शब्द संचिका में दर्ज करता जा रहा था। उसे जहां संचिका के पूर्ण होने का संतोष हो रहा था, वहीं उसका हृदय उस मानव के प्रति करुणा से भरता जा रहा था। संचिका को पूरा करने के पश्चात वह पाप पुण्य का लेखा जोखा निकालने का उपक्रम करने ही वाला था, तभी भगवान श्री ने कक्ष में प्रवेश किया और चित्रगुप्त से कहा, हे चित्रगुप्त, इस अकस्मात पहुंचे मानव के प्रति उमड़ी उत्सुकता के वशीभूत मैं अपने को रोक नहीं सका और कक्ष के बाहर से कान लगाकर इसकी पूरी कथा को सुनता रहा। मृत्यु लोक के प्राणियों से इस कलयुग में किसी सद्कार्य की तो हम लोग अब आशा करते ही नहीं हैं कि इसके खाते में स्वर्ग हो, और अपने हीन कर्म की कुछ सजा तो ये भुगत कर आ ही रहा है। ऐसा करो कि शेष सजा को भुगतने के लिए इसे बच गए जीवन भर के लिए पुनः संपादक की कुर्सी पर पदस्थापित कर दो। भगवान श्री की बातों को सुनते ही मानव सोमरस का पात्र छोड़कर उनके श्री चरणों से लिपटकर चिल्लाने लगा, दया प्रभु दया, चाहे तो मुझे रौरव नरक में भेज दें, परंतु वापस संपादक की उस कुर्सी पर न भेजें। प्रभु आप तो कृपा निर्धान हैं, मुझे ऐसी कठिन सजा मत दें। मानव की प्रार्थना पर भगवान श्री का हृदय द्रवित होने लगा, परंतु देवलोक के विधान का ध्यान करके उन्होंने चित्रगुप्त को इशारा किया कि वह निर्देश का पालन करे। मानव की कथा से द्रवित चित्रगुप्त ने भगवान श्री से उस मानव के प्रति किंचित कृपालु होने का अनुरोध करने का विचार किया, परंतु तभी उसकी दृष्टि सोमरस की खाली बोतल पर पड़ी और उसने अपने मन में गहराती करुणा को झटक कर तुरंत उस मानव को देवलोक से मृत्युलोक में ढकेल दिया। भगवान श्री के आदेशानुसार वह मानव पुनः संपादक की कुर्सी पर पदस्थापित होकर अपनी सजा भुगत रहा है। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर KVVS गौतम की लिखी हास्य कहानी चित्रगुप्त की अदालत में। उम्मीद है ये कहानियां आपको पसंद आ रही होंगी। मेरे चैनल पर आने के लिए और इन कहानियों को सुनने के लिए धन्यवाद।